डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और सब कुछ ठीक चल रहा होगा। फाइनली आज मैं यूपी पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट्स है RAC, जिसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका लेक्चर लेकर आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे RAC होता क्या है और इस RAC के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखेंगे और उसे समझेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, मेरा क्लासेस जो है MK क्लासेस है और फिलहाल मैं जिस यूट्यूब चैनल पे मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा वो बेस्ट रोस्टर मंजीत के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो बेसिकली मैं एक दूसरा यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, वो चैनल होगा MK क्लासेस के नाम से। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर जो वीडियो अपलोड होगा वो इसी चैनल पे अपलोड होगा, MK क्लासेस वाले चैनल पे। और बेस्ट रोस्टर मंजीत जो चैनल है वो रोस्टिंग के रिगार्डिंग रहेगा। तो आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके इस 4th सेमेस्टर में जो RAC सब्जेक्ट है कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप बोर्ड की तरफ देखिएगा आप लोग। तो इस MK क्लासेस को मैं इरेज कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए लिखा था कि पढ़ाते वक्त ब्लर ना हो। तो गाइज मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ और पूरा इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है लिखते वक्त ब्लर हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला चैप्टर क्या है आपका। तो इस RAC यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत हम फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका फंडामेंटल फंडा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसके बाद से हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे जो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहला चैप्टर देख रहे थे फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें तो सेकेंड चैप्टर आपका है वेपर कंप्रेशन साइकिल, या हम बोल सकते हैं पेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VCR बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेशन। गाइस इसे मिटा देता हूँ। अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो आपका थर्ड चैप्टर है रेफ्रिजरेंट। माय डियर स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है रेफ्रिजरेंट्स। अगर हम इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ने के बाद से और आगे बढ़े तो आपका फोर्थ चैप्टर्स मिलने वाला है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एयर रेफ्रिजरेशन, दैट इज एयर रेफ्रिजरेशन। इसके बाद से आपका फिफ्थ आने वाला है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। फिफ्थ चैप्टर आपका क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। और आगे बढ़े तो आपका सिक्स चैप्टर बनेगा। हम जो RAC पढ़ रहे हैं इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन कौन से इक्विपमेंट्स उपयोग होंगे, उन इक्विपमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ बोल सकते हैं रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। सेवन चैप्टर्स की अगर बात करें तो आपका सेवन चैप्टर्स है साइकोमेट्री। सेवन चैप्टर्स क्या है फ्रेंड, साइकोमेट्री। एट्थ चैप्टर आपका बनेगा, दैट इज एट्थ चैप्टर
7 चैप्टर आपका हो गया साइकोमेट्री। एस चैप्टर बनेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ साइकोमेट्री and application of psychometry and heat load estimation। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं और अगर हम 9 चैप्टर्स की बात करें तो 9 चैप्टर्स आपका जो बिलोंग कर रहा है वो हमारे मॉडर्न टाइम से हैं, क्योंकि मॉडर्न टाइम में जितने भी पहले रेफ्रिजरेशन हुआ करते थे या जो अगर डिवाइसेस की बात करें तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर हुआ करते थे, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं उनमें कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यह बोलेंगे डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड इन एयर कंडीशनर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके आरएसी चैप्टर में टोटल 9 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो इन 9 चैप्टर्स में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आरएसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन क्या होता है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ का इसके एप्लीकेशन होते हैं। तो ये आरएसी के डिफिनीशंस, एप्लीकेशंस, उससे रिलेटेड टर्म्स, सीओपी, इफिशिएंसी और सीओपी में रिलेशन, ये सारे टर्म्स हमारे फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन में आ जाएंगे। तो आई माय डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने। मैं एक बार और रिमेंबर करा दूं, ये जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं हम हिंदी में नहीं लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं। तो अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनको शायद हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं इनका नाम हिंदी में ले लेता हूँ जिससे आपको मेमोराइज हो जाएगा। नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, हिंदी में नाम ले ले रहा हूँ कि आप बोलते हैं। पहला चैप्टर आपका फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेफ्रिजरेशन के मौलिक सिद्धांत या रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत। और आगे बढ़े तो हमारा सेकेंड चैप्टर है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। नाम में कोई परिवर्तन नहीं है, वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन को बोलते हैं वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन, वो आपका सेकेंड चैप्टर है। अगर थर्ड चैप्टर की बात करें तो रेफ्रिजरेंट इंग्लिश में भी बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट को हिंदी में अगर बोलते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, प्रशीतक होते हैं। क्या होते हैं? प्रशीतक। हिंदी में इनको हम प्रशीतक बोलते हैं। फोर्थ चैप्टर है एयर रेफ्रिजरेशन, जिसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो उसको बोल सकते हैं वायु रेफ्रिजरेशन। अगर हम बोलते हैं फिफ्थ नंबर चैप्टर को हिंदी में कन्वर्ट करें तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वाष्प अवशोषक निकाय। क्या बोल सकते हैं? वाष्प अवशोषक तंत्र या निकाय, या वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन हो सकता है, आई थिंक सिस्टम की जगह पे। सिक्स चैप्टर है आपका है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स मीन्स हम बोल सकते हैं प्रशीतन प्रणाली में उपयुक्त होने वाले जो भी उपकरण होंगे उनके बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, या हम बोल सकते हैं रेफ्रिजरेशन युक्तियाँ। साइकोमेट्री चार्ट, साइकोमेट्री को साइकोमेट्री बोलते हैं। हिंदी में मेरे को पता नहीं है क्या हो सकता है क्या नहीं, तो साइकोमेट्री हो जाएगा। अगर हम एच चैप्टर की बात करें तो एच चैप्टर आपका है एप्लीकेशन ऑफ साइकोमेट्री। साइकोमेट्री के अनुप्रयोग देखेंगे एंड हीट लोड एस्टिमेशन देखेंगे, यानी कितना हीट लोड होगा उसका हम आकलन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और 9 चैप्टर है डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, यानी मॉडर्न टाइम में जो हमारे रेफ्रिजरेटर हैं और एयर कंडीशनर हैं उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अतः कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में विकास क्या क्या हो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने टोटल 9 चैप्टर यहाँ पे नोट कर दिया। अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
पहला चैप्टर आपका रहेगा फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर अब मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और बाकी चैप्टर को मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अगर आप कॉपी पेन लेकर पढ़ रहे हो तो आप चाहो तो पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसे मैं मिटा दूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पहले चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन क्या है या अनुप्रयोग क्या है, रेफ्रिजरेशन के साथ कौन कौन सी हमारी डिवाइसेस यूज होती हैं। ऐसे करके हम रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा बहुत हम एयर कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे, और एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के जानने के बाद से हम क्या करेंगे, इनकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्या, रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशीतन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेटर दोनों में कंफ्यूज होते हैं और दोनों को एक ही समझ लेते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है। रेफ्रिजरेशन क्या है, एक प्रोसेस है, और रेफ्रिजरेटर क्या है, एक डिवाइस है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अंतर होता है। रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है और रेफ्रिजरेटर क्या है, एक डिवाइस है। तो मैं रेफ्रिजरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, रेफ्रिजरेशन को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी सिस्टम या क्लोज चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर उसके बाहर के अर्थात वायुमंडल के टेम्परेचर से कम तापमान पर बनाए रखना होता है या बनाए रखते हैं, वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन कहलाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को एक बार और डिफाइन करता हूँ। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी चैम्बर के अंदर का तापमान उसके बाहर अर्थात वायुमंडलीय तापमान से कम तापमान बनाए रखते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन कहलाता है। अगर मैं इंग्लिश में डिफिनीशन की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं, ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ एनी चैम्बर और क्लोज चैम्बर शुड बी मेंटेन below the temperature of surrounding or atmosphere are known as refrigeration। My dear students, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, फिर भी जो भी मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मुझे लगता है सही है, मैं उसकी बेस पे आपको डिफिनीशन बता देता हूँ। तो आप लोगों को रेफ्रिजरेशन का मतलब समझ आ गया होगा और अंतर भी समझ आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है और रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है। इन दोनों में आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझ लिया। अब इसके बाद से देखेंगे कि अगर हम इस रेफ्रिजरेशन को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ एप्लीकेशन हो सकते हैं, किन परिस्थितियों में एप्लीकेशन हो सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने आप को एक डेली लाइफ से बिलोंग करो या अपने एक सोशल इन्वायरमेंट से बिलोंग करो तो आपकी बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन, जो रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। दूसरी चीज़, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो होता है या अलग चीज़ें होती है, हम बोल सकते हैं खाद्य पदार्थों की संरक्षण में प्रयोग होता है। क्लियर।
और अगर हम थर्ड बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ट्रांसपोर्टेशन में लंबा टाइम लगता है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो उनमें क्या होता है, लंबा टाइम लगता है, जिसको उससे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनमें भी हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन का उपयोग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर हम बोले इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग जो होती है, उसमें भी रेफ्रिजरेशन का प्रयोग करते हैं। आप लोग अगर किसी इंडस्ट्री में काम करते होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे क्या होती है, एसी लगी होती हैं। वो एसी किस पे आधारित होती हैं, वो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस पे ही आधारित होती हैं। अगर हम नॉर्मल एयर कंडीशनर बोलें तो उसमें भी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का उपयोग होता है। दूसरी चीज़, अगर हम एक मेडिकल लाइन में जाते हैं तो मेडिकल लाइन में देखेंगे जो भी हमारी दवाइयाँ होती हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें एक हमें रेंज टेम्परेचर पे रखना होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना होता है। उस केस में भी हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का यूज़ करना है वहाँ पे। अगर हम अदर एग्जांपल दें तो बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनको हम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना होता है, या हम बोल सकते हैं 5 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री टेम्परेचर पे रखना होता है। तो नॉर्मल वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो किसके द्वारा पॉसिबल है, ओनली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट द्वारा, यानी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस द्वारा ही पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग बनाकर लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम्पल में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से रेफ्रिजरेशन की बात से अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं तो हमने रेफ्रिजरेशन देखा, रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन देख लिया हमने। अब इसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में कौन कौन सी इक्विपमेंट्स प्रयोग होते हैं उसके बारे में देखेंगे, या हम बोल सकते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में आवश्यक उपकरण क्या क्या हैं। तो इसके बाद से देखेंगे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट in refrigeration। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को रेफ्रिजरेशन नाम से ही पता चल गया होगा कि जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ से टेम्परेचर को हमें निकालना है। तो आपको पता होगा हमारे हीट इंजन के 2 यूनिट होते थे, एक सोर्स होता था, एक सिंक होता था। सोर्स में क्या होती थी, असीमित ऊष्मा होती थी जिससे हम ड्रॉ करते थे और सिंक में डालते थे, यानी सिंक में क्या होती थी, हीट कम होती थी। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सिंक होगा वो हमारा क्या होगा, एक पहला यूनिट होगा या इकाई होगा। हम इक्विपमेंट्स ना लिख कर देखो सकते हैं रिक्वायर्ड यूनिट इन रेफ्रिजरेशन, यूनिट इन रेफ्रिजरेशन। तो पहला हमें क्या मिला, पहला मिला सिंक। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सिंक है तो उस सिंक से टेम्परेचर को कहाँ लिखना है, वायुमंडल में भेजना है, यानी हायर टेम्परेचर की ओर भेजना है। तो हमें कोई न कोई माध्यम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं एक रेफ्रिजरेटर नामक डिवाइस होगा जिससे हम क्या करेंगे, उसे किसी माध्यम में करेंगे। तो दैट इज सेकेंड हो जाएगा रेफ्रिजरेटर सिस्टम। सिंक हो गया, रेफ्रिजरेटर सिस्टम हो गया। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेंट। थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका, रेफ्रिजरेंट हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट इसमें नीड होता है, कभी कभी क्या करना होता है, हमें किसी ऐसे उपकरण का प्रयोग करना होता है जिसके द्वारा हम प्रेशर और टेम्परेचर को ड्रॉप कर सकें। तो हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग डिवाइस फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी एक हमें न्यूनकारक डिवाइस चाहिए जो किसको घटाए, टेम्परेचर और प्रेशर को। तो ये हमने जो 4 यूनिट्स लिखे हैं, ये 4 यूनिट्स किसके हैं, हमारे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के लिए होना आवश्यक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
आई होप अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन दिया, एप्लीकेशन बताया। एप्लीकेशन के बाद से हमने पढ़ा रिक्वायर्ड यूनिट इन रेफ्रिजरेशन। माय डियर स्टूडेंट, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है। मैं बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद से हम आगे देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन को कौन सी इकाई में मापते हैं, यानी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो नेक्स्ट हो जाएगा रेफ्रिजरेशन यूनिट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है TR। क्या होती है? TR। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है TR, जिसका फुल फॉर्म होता है टन रेफ्रिजरेशन। क्या होता है? टन रेफ्रिजरेशन। अगर हम 1 TR की डिफाइन करें, व्हाट इज 1 TR? व्हाट इज 1 TR या 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं किसी डिज़ायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए, किसी डिज़ायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए यदि हम 1000 kg आइस को लेते हैं, क्या लेते हैं? 1000 kg आइस को लेते हैं और उसे 24 आवर्स के लिए क्या करें? उसे 24 आवर्स के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यूनिफॉर्मली अगर हम मेल्ट करने दें तो हमें कितनी हीट पर मिनट या पर आवर रिक्वायर्ड होगी? वही क्या होता है? हमारा 1 TR होता है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं 1 TR को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है 1000 kg अगर हम आइस लेते हैं, क्या ले रहे हैं? 1000 kg अगर आइस लेते हैं, आइस को हम क्या कर रहे हैं? मेल्ट कर रहे हैं। ये 1000 kg क्या है? दिस इज आइस। इसको हम मेल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दैट इज मेल्ट कर रहे हैं किस पे? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो इसे मेल्ट करने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है? वही हीट हमारी क्या होती है? दैट इज 1 TR। बट कितने टाइम में? 24 आवर्स टाइम में। माय डियर स्टूडेंट्स, कितने टाइम में? 24 आवर्स टाइम में। तो मैं यहाँ पे 1 TR की वैल्यू ऑब्टेन करता हूँ। अगर बोलें व्हाट इज 1 TR, तो हम बोल सकते हैं 1 TR इज नथिंग बट 335 किलो जूल पर केजी। 335 किलो जूल पर केजी ही होता है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा। क्या होती है? बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा इनटू इसके बाद हम देखेंगे ये कितने टाइम के लिए मेल्ट हमें करना है। तो हम बोल सकते हैं कितना? इसे 1000 kg इंटू 1000 kg। ये हमारा क्या होगा? केजी कैंसिल आ जाएगा। अब बोल सकते हैं प्रति कितने आवर? 24 आवर्स में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 1 TR की वैल्यू आएगी, दैट इज पर आवर है, पर मिनट ले ले, 335 इंटू 1000। केजी कट गया है तो दैट इज किलो जूल बाई 24 इंटू आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ लिख दें मिनट। तो हमारे पास कैलकुलेशन की वैल्यू आएगी 1 TR इज इक्वल टू 232 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी, दैट इज 232 किलो जूल प्रति मिनट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने जो 1 TR की वैल्यू ऑब्टेन की है, एक बार और रिपीट करता हूँ। 1 TR क्या होता है? हम कह सकते हैं एक डिज़ायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए
एक डिजायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए, आप बोल सकता हूँ वांछित प्रशीतन प्रभाव के लिए, अगर हम 1000 kg आइस को 24 आवर्स में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करना हो तो हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, इन 24 आवर्स और इन पर मिनट, वही हमारा क्या कहलाता है, 1 TR कहलाता है या 1 टर रेफ्रिजरेशन कहलाता है। अगर 1 TR की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमने आपको बताया 1 TR अगर हमें निकालना है तो हमें पता है अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा चाहिए, यानी लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस 335 किलो जूल पर केजी होता है, इनटू कितनी केजी आइस है तो 1000 केजी। कितने टाइम के लिए तो हमने बोला है प्रति 24 आवर्स के लिए, तो पर 24 आवर्स। फाइनली इसे हमने कैलकुलेट किया, 1 TR की वैल्यू आई 335 इंटू केजीज कैंसिल हो गया 1000। माय डियर स्टूडेंट्स, केजी यूनिट यहाँ बच गया, पर 24 आवर है, 24 इंटू 60, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, इसे फाइनली कैलकुलेट किया तो हमारे पास 1 TR की वैल्यू 232 किलो जूल पर मिनट है। बट ध्यान रहे, दिस इज़ एक्चुअल वैल्यू, दिस इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल वैल्यू। ये हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट हमें पता है कभी भी आइडियल केस पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 100% इफिशिएंसी या 100% परफॉर्मेंस आर नॉट पॉसिबल। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब हम उसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए हैं तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन में 1 TR की वैल्यू जो हमें मिला, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली, दिस इज़ थ्योरेटिकली। अगर हम प्रैक्टिकली की बात करें, तो दैट इज़ 1 TR इज इक्वल टू, दैट इज़ 210 किलो जूल प्रति मिनट। और अगर हम इसको वाट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ 3.5 आई थिंक किलो वाट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे एक बार मैच करा लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो 3.5 किलो वाट ही होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपने प्रैक्टिकली 1 TR इज इक्वल टू 210 कैसे लिख दिया, जबकि थ्योरेटिकली तो 232 मिल रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आइडियल केस आर नेवर पॉसिबल। आपको पता है, अगर एक रेफ्रिजरेटर आप ख़रीद के लाते हैं मार्केट से, अगर आप रेफ्रिजरेटर को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे अगर आप एक हीट चाहते हैं, यानी एक कोल्ड स्टोरेज चाहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ हीट लीकेज होगा ही। अर्थात हम बोल सकते हैं वहाँ पे COP में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, आपका डिज़ायर इफेक्ट घट रहा है। तो वो चीज़ हमारा क्या है, प्रैक्टिकल है। बट हमने एक कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन से हमें क्या मिला, 1 TR इज इक्वल टू 232 किलो जूल पर मिनट्स, और प्रैक्टिकली 1 TR इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट और 3.5 किलोवाट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो लेक्चर होगा वो हम नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लोग अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जैसे कि आपको अगला वीडियो आसानी से मिलता रहे। दूसरी बात मैं आपको फिर एक बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो जो अपलोड होगा वो बेस्ट रोस्टर मंजीत चैनल वाले पे अपलोड होगा, जो कि एक रोस्टिंग वीडियो चैनल है, वो मेरा ही है। बट MK क्लासेस के नाम से मैं एक दूसरा चैनल ऑलरेडी बनाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीडियो उसी पे डाल रहा हूँ जिससे आप लोगों के पास आसानी से पहुँच जाए, और MK क्लासेस का जो लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।